स्वागत है ब्रेक के बाद और चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबरों की तरफ। एसटीएफ उत्तराखंड पुलिस ने राज्य गठन के बाद गैंगस्टर अधिनियम 1986 के तहत अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल आप सभी को बताते चले कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम 1986 का प्रयोग करते हुए एसटीएफ ने गैंगस्टर यशपाल तोमर की 153 करोड़ 29 लाख की अचल और चल संपत्ति कुर्क कर ली है। दरअसल संपत्ति में लग्जरी वाहन, बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर गाड़ी शामिल है और जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार के विधिवत आदेश के बाद एसटीएफ पुलिस ने संपत्ति को कुर्क किया है। वहीं गैंग के अन्य सदस्यों की उत्तराखंड एसटीएफ पुलिस की रडार में है। देखिए, कुछ माह पूर्व हरिद्वार में एक व्यापारी द्वारा जो है उनको धमकाने और एक्सटॉर्शन की शिकायत की गई थी, जिस पर ज्वालापुर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। पुलिस मुख्यालय के आदेश से उसमें जांच के उपरांत तो है ये मुकदमा जो है एसटीएफ को स्थानांतरण हुआ था और विगत 4 माह से इसमें जो हमारी टीमें इसमें साक्ष्य संकलन कर रही थी। इन साक्ष्यों के आधार पर कुछ वादी इसमें और पीड़ित मिले थे, जिसमें विभिन्न स्थानों पर चाहे हरिद्वार में भी एक केस लिखा गया और मेरठ में भी मेरठ पुलिस द्वारा भी इसमें केस रजिस्टर्ड किए गए। पूरी विवेचना के दौरान पता चला कि यशपाल तोमर एक ऐसा अभियुक्त है जो अपने गैंग के माध्यम से, जिस गैंग में उसके काम करने वाले उसके गांव के लोग, साथ ही साथ कुछ महिलाएं हैं जो विभिन्न स्थानों पर झूठे फर्जी मुकदमे लिखवाकर लोगों को जेल भेजते हैं और उसकी एवज में ज़मीनों में या अन्य माध्यमों से पैसा अर्जित करते हैं। इन सब की जांच के दौरान, विवेचना के दौरान हमें यह भी पता चला कि उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी ऐसे केसेस लिखे गए हैं, ऐसे पीड़ित हैं जिन पर फर्जी मुकदमे लिखे गए और उसके बाद उसकी एवज में काफ़ी धन लिए गए या उसके समय में कोई लैंड का सेटलमेंट किया गया, जो लैंड इनके किसी रिश्तेदार के नाम पर की गई या उनके गाँव के किसी आदमी के नाम पर की गई। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए। ज्ञानेंद्र, एसटीएफ को ये बड़ी सफलता हासिल हुई है, कहीं ना कहीं एसटीएफ ने गैंगस्टर यशपाल तोमर की संपत्ति को कुर्क कर लिया है, क्या कुछ ताजा जानकारी और अपडेट? देखिए, उत्तराखंड पुलिस की तरफ से लगातार अपराधियों पे अंकुश लगाने के लिए जो काम किए जा रहे हैं, उसी में से एक ये भी माना जा रहा है। जिस तरीके से गैंगस्टर यशपाल तोमर के खिलाफ जो एक्शन है वो एसटीएफ की तरफ से लिया गया है और ऐसे में देखा जाए तो जो कुर्की की गई है उनके तमाम करोड़ों संपत्तियों की, उसमें जिस तरीके से अगर हम देखें तो अचल संपत्ति के तौर पे जो लग्जरी वाहन है, बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर है, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनका कुर्की किया गया है। खास तौर पे देखा जाए तो एसटीएफ की तरफ से ऐसे तमाम गैंगस्टरों को का चिन्हीकरण किया गया है और लगातार इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। और कहीं ना कहीं उत्तराखंड पुलिस की ये कोशिश है कि उत्तराखंड के अंदर जो अपराध के मामले बढ़ रहे हैं उस पर अंकुश लगाया जाए और ऐसे जो चिन्हित अपराधी हैं, गैंगस्टर हैं, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए। उसी के तहत ये कार्रवाई की अभी गई है। गैंग के बाकी लोग कहीं ना कहीं पुलिस की धरपकड़ से बाहर हैं, उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की कार्रवाई जारी है क्या? देखिए, तोमर गैंग के सदस्यों के साथ साथ उत्तराखंड में देखा गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई ऐसे बदमाश हैं जिनके गैंग हमेशा सक्रिय रहे हैं। समय समय पे इनके अपराध की घटनाएं उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलती रही हैं और ऐसे लोगों को चिन्हित करने का काम जो है उत्तराखंड की पुलिस ने किया है। एसटीएफ लगातार उनको कहीं ना कहीं चिन्हित कर रही है, उनके खिलाफ एक्शन ले रही है और जो भी अपराधी पकड़ से बाहर हैं उनको जल्दी पकड़ने की जो कोशिश है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। ठीक ज्ञानेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा। और वहीं दूसरी तरफ चारधाम यात्रा को लेकर सरकार अपनी तैयारियों को अब अंतिम रूप देने जा रही है। दरअसल इसी कड़ी में डीआईजी गढ़वाल करण सिंह नग्याल ने श्रीनगर में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात से निपटने के लिए रूट पर एसडीआरएफ और साथ ही साथ उसकी 22 टीमें तैनात की जाएंगी और इसके साथ ही यात्रियों की सहूलियत और सुगमता के लिए 55 पर्यटक बूथों को भी तैयार किया जा रहा है ताकि जरूरत पड़े अगर तो श्रद्धालुओं की मदद भी इस दौरान की जा सके। आपको बताते चले कि डीआईजी गढ़वाल करण सिंह ने आज श्रीनगर में ही रुक कर यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और साथ ही साथ डीआईजी लैंसलाउंड जोन का निरीक्षण भी करेंगे और
इसी के साथ साथ ही बारिश के दिनों में सड़कें ब्लॉक ना हो, इसके लिए भी पुलिस अधिकारियों के साथ रोड मैप भी तैयार करेंगे। और साथ ही साथ डीआईजी के मुताबिक यात्रा को देखते हुए और उसको सरल बनाते हुए सभी थाना चौकियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है। उन्होंने ये भी इस दौरान कहा कि श्रीनगर में भी 5 से ज्यादा पार्किंग एरिया बनाए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस हमने हर एक जनपद को दिया है जो ट्रैफिक को मैनेज करेंगे। साथ ही थाने की जो जिम्मेदारी है वो भी यातायात को व्यवस्थित करने का रहेगा। इसी तरह से जहाँ पर आपदा इत्यादि है उसको मैनेज करने के लिए एसडीआरएफ की हमारी करीब 22 सब टीमें ये पूरे चारधाम क्षेत्र में रहेगी। जो यात्री यहाँ पर्यटन के लिए आ रहे हैं या यात्रा के उद्देश्य से चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं उनकी सुविधा के लिए करीब 55 पर्यटन बूथ है हम लोगों ने बनाया है। अभी कल ही इसकी ट्रेनिंग पूरी हुई है। वो आएंगे, फिर उसके बाद पर्यटन जितने पर्यटक बूथ है वो बनेंगे। यदि यात्रियों को कोई पूछताछ करनी है, कोई सहायता है लेनी है तो उनको जो है उनसे पूछ के उनकी मदद ले सकता है। ये व्यवस्था उत्तराखंड पुलिस के द्वारा किया गया। और वहीं दूसरी तरफ डोईवाला के रानी पोखरी के बिदालना नदी पर पुल ना होने की वजह से जहां लोगों को आवाजाही में काफ़ी परेशानियों का दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, तो वहीं अब बरसात के मौसम में भी बिदालना और जाखर नदी में तेज पानी आने के कारण ऋषिकेश से रायपुर होते हुए देहरादून आने जाने वाले लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वहीं अब इस नदी पर पुल निर्माण का कार्य तेज गति के साथ चल रहा था और जिसे जल्द ही बनाकर जनता के सुपुर्द कर दिया जाएगा। तो जनता को इसे सौंप दिया जाएगा और उनकी सुगमता के लिए, उनकी यात्रा को और सरल बनाने के लिए कहीं ना कहीं और गति इस कार्य में लाई जाएगी। 40 मीटर स्पान है इसका और इसमें 6 हमारे वेल थे, 6 के 6 सारे कंप्लीट हो गए, पियर कैप पड़ गया है। और पहले हम स्लैब की तैयारी कर रहे हैं और संभवतः ये हमारा जो है प्रोजेक्ट कंप्लीशन जो डेडलाइन है हमारी है मार्च 2023, लेकिन हम इसको अक्टूबर में कंप्लीट करके दे देंगे। अगर सारा हमारी प्लानिंग के मुताबिक होता रहे तो अक्टूबर में हम इसको ओपन टू ट्रैफिक कर देंगे ब्रिज को। और वहीं उत्तराखंड के टिहरी जिले में घनसाली विधानसभा के अंतर्गत अखौड़ी गांव में एक गुलदार ने 7 साल के मासूम बच्चे को अपना निवाला बना डाला। दरअसल जिससे पूरे भिलंगना घाटी में दहशत का माहौल बना हुआ है और आम जन गुलदार की इस दहशत से शाम 6 बजे से ही घर में दुबकने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में क्षेत्रीय विधायक शक्तिलाल शाह ने गांव में पहुंचकर और पीड़ितों को ढांढस बांधते हुए उन्हें उचित मुआवजा दिलाने की बात कही। वहीं इस मामले में वन विभाग और मौके पर पहुंचे शूटर्स से उन्होंने गुलदार को ढेर करने की बात भी कही है और कहीं ना कहीं लोग इस पूरी परेशानी से जूझ रहे हैं। इस कड़ी में प्रभागीय वन अधिकारी वीके सिंह अपने साथ वन विभाग की टीम समेत घटनास्थल पर पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं पूरे हालातों का जायजा भी लिया है। हमारा रेंज अधिकारी भिलंगना मौके पर 2 बजे रात पहुंचा था पूरे स्टाफ के साथ। पूरे क्षेत्र का हम लोगों ने सर्वे किया और लोगों को जागरूक किया। मैं भी 11 बजे वहाँ पहुँचा था और उसके बाद हम लोगों ने पीड़ित परिवार से वार्ता किया और क्षेत्र का भ्रमण किया जहाँ पे कि यह घटना हुई थी। उसके बाद हमने अपने उच्च अधिकारियों से को घटना की जानकारी दिया और उनसे इस आतंकी गुलदार को पकड़ने के लिए अनुरोध पत्र प्रेषित किया। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारे CWLW के तरफ से इस आतंकी गुलदार को पकड़ने या फिर पकड़ में नहीं आने पर नष्ट करने का आदेश जारी किया गया। हम लोगों के द्वारा शिकारी को गांव में तैनात कर दिया गया है ताकि और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से नेपाल के सांसद महेश बसनेत ने खास मुलाकात की। इसी दौरान दोनों के बीच समसामयिक विषयों पर मुद्दों पर भी चर्चा हुई और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से THDC के CMD RK बिश्नोई ने भी मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को THDC द्वारा राज्य में संचालित जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में भी जानकारी दी। तो ये मुलाकात की तस्वीरें हैं जो लगातार आपको दिखा रहे हैं।
और वहीं भारत में जब भी अटल आयुष्मान योजना की बात करते हैं तो उत्तराखंड में इस योजना से बड़ी संख्या में लोगों ने अपना इलाज प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में करवाया है। और वहीं अब इस योजना के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना से अभी तक 5,17,000 लोगों का इलाज मुफ्त में किया जा चुका है और इस योजना से गरीब लोगों को बहुत फायदा और लाभ हुआ है। आयुष्मान भारत योजना और अटल आयुष्मान योजना हमारे राज्य के लिए वरदान सिद्ध हुई है और मैं कह सकता हूं कि 5,17,000 लोगों को अभी तक इसका जो है सीधे बेनिफिट मिल गया है। और इतनी बड़ी योजना यह है कि इस योजना में गरीब लोगों का सबसे बड़ा काम हो रहा है कि उनको निःशुल्क इलाज मिल रहा है। और वहीं निर्माण सामग्री और निर्माण कार्यों के मूल्यों में संशोधन किए जाने को लेकर देहरादून ठेकेदार कल्याण समिति से जुड़े ठेकेदारों ने एक बैठक की। दरअसल इसमें एक राय से ही फैसला लिया गया कि जल्द ही ठेकेदारों का एक प्रतिनिधिमंडल लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता से मुलाकात करेगा और फिर निर्माण कार्यों में हो रही दिक्कतों और परेशानियों से अवगत कराएगा। और इस समिति कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह पुंडेर ने आज बताया कि निर्माण सामग्री और निर्माण कार्य जैसे सीमेंट, सरिया, ईंट, बजरी, रेत, यहाँ तक कि डीजल, पेट्रोल के बाजार मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, जबकि उन्हें विभाग से मिलने वाली दरें काफी कम हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से एक आदेश भी जारी किया हुआ है कि बाहर से आने वाली रोड़ी और बजरी खनन सामग्री बाहरी प्रदेशों से उत्तराखंड में नहीं आएंगी। और इस आदेश के चलते भी मूल्यों में वृद्धि की गई है, जिस कारण ठेकेदारों को काम करने में दिक्कतें और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अध्यक्ष जी ने बताया पिछले समय में जिस भी छोटे ठेकेदार ने टेंडर लिया हुआ है सबके पुराने रेट है। पुराने रेट से मतलब ये तो है कि विभाग हमेशा जो काम देता है वो एक बाजार मूल्य को बैलेंस रख के रेट तय करता है। तो इस वक्त जो भी ठेकेदार काम कर रहा है वो पुराने रेटों से काम कर रहा है, लेकिन पिछले 3-4 महीनों में डीजल, पेट्रोल से लेकर निर्माण सामग्री और जो भी किराया भाड़ा, हर तरह की चीज़ में बढ़ोतरी हो गई है। अभी सरकार ने एक नियम और लाया है कि रोड़ी, बजरी जो इस तरह का आइटम आ रहा है, जो खनन का आइटम है, वो बाहर के प्रदेशों से उत्तराखंड के लिए नहीं आएगा। तो उससे भी अचानक भाव में बहुत उछाल आ गया है। तो इस वक्त जो भी ठेकेदार काम कर रहा है वो पिछले विभागीय दरों में काम कर रहा है, जबकि आज बाजार मूल्य बहुत ऊपर चले गया है। पूरे ठेकेदारों को एक मैसेज दिया था कि भाई आज हम एक बैठक करेंगे रेट के प्रति। जो बाज़ार का, जो मार्केट का जो रेट बढ़ गया हर चीज़ पे, सरिया हो, सीमेंट हो, बजरी, पत्थर, लेकिन सरकार ने जो है ठेकेदारों के उसमें जो है रेट नहीं बढ़ाए अभी, जो कि हर साल जो है अप्रैल के महीने में जो है रेट बढ़ाए जाते थे। तो उस संबंध में हमने आज बैठक करी, सारे ठेकेदारों को बुलाया है, सबसे अपने अपनी राय ली है और ये तय हुआ है कि भाई इस बारे में हम जो है उच्च अधिकारी जो हमारे HOD साहब हैं, NC साहब, उनसे मुलाकात करेंगे। और इसमें जो है सभी ठेकेदारों ने अपनी अपनी राय दी है कि भाई मार्केट में तो बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गए, लेकिन हमारे जो रेट है वो जो आज 500 रुपये हो गया वो 365 रुपये चल रहा है पिछली बार से। तो हम उसके संबंध में सब लोगों ने अपनी एक बैठक बुलाई है और हम जो है उसमें 20 तारीख को हम HOD साहब से पूरे सारे ठेकेदारों के साथ मुलाकात करेंगे और अपना एक प्रार्थना पत्र देंगे उनको कि भाई हमारे जो है ठेकेदारों के रेट बढ़ने चाहिए, सरकार से रेट बढ़ने चाहिए। तो 20 तारीख को हम सब लोग जो है HOD साहब से मुलाकात करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ केदारनाथ धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है और आगामी 6 मई को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले जिला प्रशासन विद्युत, पेयजल, संचार, साफ सफाई और शौचालय समेत अनेक व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने में अपनी जो मेहनत है वो कर रहा है, मशक्कत कर रहा है। और जिला अधिकारी मनोज गोयल के निर्देश अनुसार सभी विभागों के अधिकारी यात्रा पड़ावों पर आ रही समस्याओं और परेशानियों को बहाल करने में सक्रिय हैं। मंदिर समिति के कर्मचारियों का एडवांस दल केदारनाथ धाम पहुंच चुका है। मंदिर समिति द्वारा मंदिर की साफ सफाई, आवासों और पूजा काउंटर को सही किया जा रहा है। हालांकि इस धाम में मौसम बदल जाने से रुक रुक कर हल्की बर्फबारी भी हो रही है और जिसे यात्रा में जो तैयारियां की जा रही हैं वो कहीं ना कहीं बाधित हो रही हैं।
वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन लौटेंगे।